हेलो एवरीवन, आई एम आशी सक्सेना और आज मैं आप सबसे बात कर रही हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की। यानी कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कहाँ से आया वो, क्या क्या चीज़ें हमने ब्रिटिशर्स के समय से भी ली थी। क्योंकि अगर हम हमारा बाकी सब एक्ट्स को देखें, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं चाहे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारे इंडियन पिनल कोड को ही लें तो जो आईपीसी है वो 1870 की बनी हुई है, तब जब ब्रिटिशर्स के थे, तब की जब हमें इंडिपेंडेंस मिली भी नहीं थी। तो 1860 की जो हमारी बनी हुई है, और ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के हैं। तो इसलिए आज हम सबसे पहले यही समझेंगे व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटिशर्स के ऐसे कौन से एक्ट्स थे, कौन से प्रोविजंस थे जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कौन कौन से एक्ट्स थे, उन एक्ट्स की क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स कब आए थे। ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे 1600 में, और वो आए थे ट्रेडर्स बन के कि हमें सिर्फ बिजनेस करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे आए और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने फॉर्म की। हमने जब 9th 10th में 11th 12th में जिनके पास हैं, तो हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ा था। तो ब्रिटिशर्स आए एज ट्रेडर्स आए, उन्होंने फॉर्म की क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास सिर्फ ट्रेडिंग करने का राइट था। और वो राइट उन्हें कहाँ से मिला था, इट वॉज प्रोवाइडेड टू देम अंडर अ चार्टर दैट वॉज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो उन्हें क्या राइट था, सिर्फ ट्रेडिंग का, बाकी और चीज़ों में वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप आओ अपना बिजनेस करो और बस। ठीक है, तो यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी का काम। 1765 की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, तब तक कंपनी को यहाँ पे अभी प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस थे। वो और सब चीज़ों में अपना टांग नहीं अड़ा रही थी कि भाई रेवेन्यू कैसे चल रहा है या लॉ कैसे चल रहा है, जस्टिस सिस्टम कैसे चल रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे थे। लेकिन 1765 में क्या हुआ, कंपनी जिसके पास अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग के राइट्स थे, उन्हें दीवानी राइट्स भी मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब था राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी सिविल जस्टिस का भी राइट उन्हें मिला। ठीक है, और ये किस किस का मिला, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का उन्हें मिला। ठीक है, तो अभी तक उन्हें ट्रेडिंग था, लेकिन अब उनके पास दीवानी राइट्स भी हैं। और इस दीवानी राइट्स में क्या क्या है उनके पास, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, और किन किन जगहों के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जिसे हम कहते हैं सिपॉय म्यूटिनी, और वो हुई 1858 में। और इसकी वजह से ब्रिटिश अज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सिपॉय म्यूटिनी क्या है, अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स सारे तो उठ के आ नहीं गए थे। तो ये जो कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे इंडियंस या फिर बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग उसमें जुड़े हुए थे, वो काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को अंडर सर्व कर रहे थे। तभी आया कार्टेजेस का, नई कार्टेजेस आई और उसमें ये बात हुई कि वो जो उनके ऊपर जो बंदूक के अंदर जो गोलियां हैं, उनके ऊपर जो कार्टेज है वो काव या फिर पिग के मीट से, उनके मांस से बनी हुई है। और इसी को लेके काफ़ी टसल भी हो गई बिटवीन दी सोल्जर्स, जो इंडियंस थे या मुस्लिम्स थे, जो हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे, एंड बिटवीन द ब्रिटिशर्स। जो मंगल पांडे का पूरा थीम था वो उसी पे बेस्ड है। और उस समय उन्होंने मंगल पांडे को फांसी भी चढ़ाई थी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी अबाउट द गवर्नेंस इन इंडिया, कि कैसे इंडिया में पूरा गवर्नेंस होगा। ये रूल जो था वो चलता रहा, दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और वो इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त आपके 1947 में। ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शॉर्ट में। अब इस बीच में 15 अगस्त 1947 को जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, उससे पहले भी बीच में काफ़ी सारे वो एक्ट्स आए, रिफॉर्म्स आए। तो वो क्या क्या थे, क्योंकि उन एक्ट्स और रिफॉर्म्स ने भी हमारी बहुत मदद की जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब इंडिपेंडेंस मिली तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई कब,
1946 में। और इसी इन्होंने ही मिलके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशंस देखे, समझे और फिर देखा कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डाल सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जो हमें इवेंट्स विच लेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या इवेंट्स हुए जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना और उन इवेंट्स ने कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मदद की। अब ये जो इवेंट्स हैं वो दो में डिवाइडेड है, पहला तो है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। आज सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी रूल को, जो कि है 1773 से लेके 1858 तक। कंपनी रूल में सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो था वो पहला स्टेप था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पहला स्टेप लिया था किस बारे में, ताकि वो कंट्रोल कर सके, ताकि वो रेगुलेट कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स की, कैसे कंपनी चलेगी, क्या होगी, उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले सके। तो ये पहला स्टेप था जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ब्रिटिशर्स ने लिया था। और उन्होंने ये भी देखा, रिकॉग्नाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या रिकॉग्नाइज किया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कि कैसे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है वो चलेगा, क्या उसका पॉलिटिकल है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज की और फाउंडेशन लेड की फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि पूरी इंडिया पे कैसे एडमिनिस्टर होगा, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत है, किन किन लोगों को अपॉइंट करना है, कौन कौन से डेजिग्नेशंस उन्हें अपॉइंट करने पड़ेंगे या ज़रूरी हैं, जैसे गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें उन्होंने अपॉइंट की और क्या इस्टेब्लिश किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है इन दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये पहला स्टेप था जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अज्यूम किया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किए थे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, और फाउंड की थी, फाउंडेशन ले की थी क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब समझते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे, इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। सबसे पहले इन्होंने बनाया, डेजिग्नेट किया गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इट वॉज क्रिएटेड, ठीक है। गवर्नर जनरल क्या किए थे, ही वॉज द बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। उन्होंने गवर्नर जनरल अपॉइंट किया और क्रिएट किया एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर ऑफ 4 मेंबर्स, ताकि वो उन्हें असिस्ट कर सकें, 4 लोग जो वॉरेन हेस्टिंग को असिस्ट कर सके उन्होंने बनाया। तो इसमें क्या बनाया, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज वॉरेन हेस्टिंग, सॉरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु वाज वॉरेन हेस्टिंग, और उसके उनके अंडर में 4 लोग अपॉइंट किए गए जो उन्हें असिस्ट करेंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी को भी बनाया, वो वर सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब सबसे ऊपर क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनको भी असिस्ट कर रहे थे कौन, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। जहाँ की पहले की तरह, पहले क्या थी, तीनों प्रेसिडेंसीज तो थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, अपने अपने काम खुद कर रही थी, लेकिन इन कंपनी ने आके, ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया, उन्होंने बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वॉज हैविंग द अथॉरिटी, और उनके अंडर ये दोनों गवर्नर्स काम करेंगे, कौन कौन, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। एंड इट ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, ठीक है। फर्स्ट जो उन्होंने सबसे पहले बनाया वो था सुप्रीम कोर्ट बनाया कैलकटा में, कब, 1774 में, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे, ठीक है। तो सबसे पहले इस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट, कहाँ, कैलकटा में, कब, 1774 में, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस को
अपॉइंट क्या किया, और उन्होंने प्रोहिबिट किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी ताकि वो किसी भी अपने प्राइवेट ट्रेड या अपने प्राइवेट बिजनेस में एंगेज नहीं होंगे और ब्राइब वगैरह नहीं लेंगे फ्रॉम द नेटिव्स। ठीक है, तो उन्होंने रोका, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, प्रोहिबिशंस थे कि वो अपने किसी भी प्राइवेट ट्रेड में जो है वो इंडल्ज नहीं होंगे, या फिर किसी भी तरह के गिफ्ट्स या ब्राइब्स जो नेटिव्स हैं या जिन्हें हम इंडियंस बोल सकते हैं उनसे इस तरीके का कुछ भी नहीं लेंगे। इट ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो स्ट्रेंथन द कंट्रोल, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसकी पकड़ थी और मजबूत कर दी ओवर द कंपनी, ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कैसे उन्होंने किया? बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अपॉइंट किए गए। ठीक है, उनकी क्या ड्यूटी थी कि वो किस बारे में रिपोर्ट करें कि क्या रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है, क्या सिविल सिस्टम चल रहा है, क्या मिलिट्री अफेयर्स चल रहे हैं इंडिया में। तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या था, रिपोर्ट किया। आई होप जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो आप सबको क्लियर है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपना प्रॉब्लम जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, अभी हमने समझा 1773, अब नेक्स्ट जो आया जो इम्पोर्टेंट था वो था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये बेसिकली क्यों आया? ताकि 1773 जो पुराना वाला एक्ट था उसमें जो भी लूप होल्स रह गए थे या जो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स रह गई थी कुछ, वो सब इस पर्टिकुलर एक्ट में वो निकाल सके, दूर कर सके। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या किया? इसमें इन्होंने एग्जेम्प्ट किया गवर्नर जनरल और काउंसिल को, किसके ज्यूरिसडिक्शन से? सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से। 1773 एक्ट में उन्होंने पूरा इस्टेब्लिश किया अपना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पूरा अपना इस्टेब्लिश किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया तो अगर कोई भी गड़बड़ होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए। लेकिन 1781 के इस एक्ट से उन्होंने साफ क्लियर किया और एग्जेम्प्ट किया गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कह सकती है। ठीक है, वो कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने ऑफिस की कैपेसिटी में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगी। ठीक है, और उन्होंने क्या एग्जेम्प्ट किया? दे ऑल्सो एग्जेम्प्टेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के सर्वेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस, जो भी वो ऑफिशियल एक्शंस ले रहे हैं तो इस सब के अंदर वो नहीं आएंगे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन जो है वो नहीं लगेगा। एंड ऑल्सो एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स। ठीक है, जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? ना तो उसमें कंपनी के सर्वेंट्स आएंगे, ठीक है, जो उनमें काम कर रहे हैं, ना ही गवर्नर जनरल आएगा, ना रेवेन्यू आएगा। ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवरऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकटा। ठीक है, जो पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं या उनके जो आपस में लोगों के झगड़े हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ऐसा उन्होंने क्यों करा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, रेवेन्यू सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ के जो नेटिव्स हैं, इंडियन नेटिव्स हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, वो कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे कि उनके पर्सनल मैटर्स में या उनके पर्सनल लॉज में ब्रिटिशर्स दखल दें, क्योंकि ब्रिटिशर्स पर्सनल लॉज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें नहीं मालूम थे कि हिंदूज़ के कस्टम्स क्या हैं या मुस्लिम्स के कस्टम्स क्या हैं। तो ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर, दे न्यू दैट दे कांट डील विद दिस, और इसीलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन मैटर्स को संभाले, अबाउट द मैटर्स जो वहाँ के कैलकटा के जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उसको संभालें, और उनके जो पर्सनल लॉज हैं जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को अफेक्ट कर रहे हैं वो संभालें, क्योंकि उसमें वो अगर दखल देंगे तो ऑब्वियसली फिर जो नेटिव्स हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे।
तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हिंदू के उसके लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ है, जो उनके पर्सनल लॉज है उसी से सुप्रीम कोर्ट जो है वो डील करे। एंड ऑल्सो लेड डाउन कि जो अपील है फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स जो हैं वो कहाँ जाएगी, पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक नाम दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास खास पावर नहीं थी। एंड ऑल्सो एम्पावर्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल कि वो रेगुलेशंस फ्रेम करें फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास काफ़ी सारी पावर्स थी। आई होप अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन इन दिस? किसी भी तरीके का कोई भी इशू हो आप लोग मुझे उसी समय कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, देन आई विल टेक अप दैट इशू। ओके, सो नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके फीचर्स क्या थे? बेसिकली जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसने बताया था, इसने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कि कॉमर्शियली कंपनी कैसे चल रही है और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हैं कंपनी के, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने डिफरेंस बताया था कि क्या अंतर है कॉमर्शियल फंक्शंस में और क्या अंतर है पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और उन्होंने अलाउ किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो मैनेज कर सकें कॉमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो उससे डील कर रहे हैं, दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करें। ठीक है, और एक उन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसे क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। तो इसमें इन्होंने आ गए थे डबल गवर्नमेंट सिस्टम में। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कॉमर्शियल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या मैनेज किया, कॉमर्शियल अफेयर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, एक कॉमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने के लिए, एक पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट ज़रूरी ही इसलिए। और ऑल्सो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या पावर दी कि वो सुपरवाइज करें एंड डायरेक्ट करें सारे सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस की, कैसे उनके ब्रिटिशर्स हैं, कैसे सब कुछ चल रहा है। तो ये एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम जो था वो कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम इन्हें कहा गया था ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी, पहले तो वो आए तो एज अ ट्रेडर्स थे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं, ट्रेड होगा, ये होगा, इंडिया को फ़ायदा होगा, लेकिन उनके जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी पहली बार इसके अंदर उसे क्या कहा गया था, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन दी सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स। ठीक है, कि कंपनी का सारा कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के पास था, साथ साथ इंडिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी भी सारी पावर किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। तो आप लोग देख सकते हो कैसे वो ट्रेड करने आए थे, सिर्फ चीज़ें चलाने आए थे, उस करते करते उस तरीके से उन्होंने कैसे धीरे धीरे पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, उनके रेवेन्यू सिस्टम पे, सिविल तरह से कैसे होगा, सब पे वो स्टैब्लिश अपना पकड़ स्टैब्लिश करते चले गए। अब नेक्स्ट है एक एक्ट ऑफ 1786। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो पहले भी हम अपॉइंट कर चुके हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट तो हुए ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनके साथ साथ उनकी दो डिमांड्स भी उन्होंने रखी। वो डिमांड क्या थी कि उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो ओवरराइड कर सके काउंसिल के डिसीजंस। ठीक है, उनकी काउंसिल ने जो भी डिसीजन लिए, जो भी है ठीक है, लेकिन उनके पास पावर होनी चाहिए कि स्पेशल केसेस में वो अपना डिसीजन करके उस
पर्टिकुलर काउंसिल के जो डिसीजन है उसको ओवर पावर कर सके। और ऑल्सो ही शुड बी द कमांडर इन चीफ, ठीक है, उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ये दो डिमांड्स थी किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। नाउ अब एक पर्टिकुलर इसके अंदर 1786 में ये उन्हें पावर मिल गई, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ये पावर सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल्स बने उनके लिए भी हुआ कि जो भी बनेगा उसके पास पावर होगी कि वो ओवरराइड कर सके डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। और ये दोनों ही पावर्स क्या थी? आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स को भी मिली। और ये कहाँ बताया गया? ये बताया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, that extending the power given to the Lord Cornwallis over his council। ठीक है, जितने भी गवर्नर जनरल्स आगे मिले उन सबको ये पावर्स मिली। और गवर्नर जनरल को और भी पावर मिली, दे गॉट द कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज कौन थी? बॉम्बे एंड मद्रास, तीन थी। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। बंगाल सबसे ऊपर थी और उसके नीचे सबऑर्डिनेट थी बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, फिर आया in this particular act it also extended the trade monopoly of the company in India। ठीक है, कि अगले 20 साल तक भी किसकी मोनोपोली चलेगी? हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की चलेगी, कंपनी की मोनोपोली चलेगी। ठीक है, और इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ जो है वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। ठीक है, उसे अपॉइंट किया जाए अलग बात है, अदरवाइज ही वोंट बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, एंड इट ऑल्सो लेड डाउन दैट the members of the board of control and their staff were to be paid out of the Indian revenues। ठीक है, उनके जो भी members हैं, staff हैं, उन सबको Indian revenues में से पैसा मिलेगा। मेन था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो पावर्स थी टू ओवरराइड वो आगे आने वाले फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को भी मिली। ठीक है, और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी सबके पास ये पावर आगे तक चली जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड की थी। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लास। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1830। अब इसके फीचर्स क्या थे? बेसिकली दिस एक्ट, जो हमने मोनोपोली की बात की थी पिछले एक्ट में कि कंपनी की मोनोपोली होनी चाहिए, इस एक्ट में वो मोनोपोली को अबॉलिश किया गया क्योंकि ये चीज़ गलत हो रही थी। ठीक है, ऑफ द देट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो इन द इंडियन ट्रेड वॉज बेसिकली थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। और ये जो कंटिन्यू हुई थी ये मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर द ट्रेड इन टी। ठीक है, और ट्रेड विद चाइना, तो उसको अबॉलिश करने के लिए उस मोनोपोली को ख़त्म किया गया जो पहले एक्ट्स में बताई गई थी कि ट्रेड इनकी मोनोपोली चलेगी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और क्या कहा गया? इट असर्टेड दैट सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, कि सॉवरेन उस समय कौन है? उस समय सॉवरेन जो है वो ब्रिटिश क्राउन है। ठीक है, जो कंपनी की जो टेरिटरी है, जो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में, उसमें सॉवरेन कौन है? जो ब्रिटिश क्राउन है वो सॉवरेन है, उनके पास पावर है कि वो कोई भी रिलेटेड डिसीजंस ले सकें। दे हैव द पावर टू टेक द डिसीजन, उसमें कोई और दखल अंदाजी नहीं करेगा। एंड इट ऑल्सो अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया। ठीक है, क्यों आए वो इंडिया में? ताकि वो लोगों को कन्वर्ट कर सकें, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकें, ताकि इन्फ्लुएंस कर सकें लोगों को टू कन्वर्ट देम। ठीक है, टू एजुकेट देम अबाउट देयर रिलीजन। ठीक है, कि कैसे वहाँ पे है, कैसे क्रिश्चियनिटी आए, कैसे क्रिश्चियनिटी का फ़ायदा है, वो सब कुछ। इट ऑल्सो ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनस, कि टैक्सेस लगाए जाए लोगों पे कि भाई, एंड दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सनस फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, कि उन पे टैक्स इम्पोज होने चाहिए, कितना टैक्स इम्पोज होगा, टैक्स का क्या रेट है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर।
नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में, दिस एक्ट वॉज बेसिकली द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया में कैसे पूरी अपनी पकड़ जमा ली थी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या है, इन दिस पर्टिकुलर एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे थे और उनके नीचे सबॉर्डिनेट कौन थे, गवर्नर ऑफ योर बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उनके अंदर उनके पास क्या क्या पावर्स थी, उनके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी। तो दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, गेव द पावर, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पास पावर थी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया, सारी पावर उनके पास चली गई थी। ठीक है, दिस एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया, उनकी सारी पावर्स जो थी वो उसके पास चली गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हमें सब याद रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वो कहाँ से आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हास्टिंग थे। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने क्या डिमांड की थी, इस वजह से भी वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। और तीसरी चीज़, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने। ठीक है, क्योंकि बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। Now this, it deprived the governor of governor of Bombay and Madras of their legislative power। ठीक है, क्योंकि सारी पावर्स तो यहाँ चली गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के पास पावर थी, जो लेजिस्लेटिव पावर थी, वो चली गई। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स आ गई, मतलब पूरी ब्रिटिश इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स कौन एंजॉय कर रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। And all the laws which were made under the previous acts were called as regulations। ठीक है, जब तक नए लॉ बन रहे थे, ठीक है, they were called the acts, और जो पुराने थे उन सबको एज अ रेगुलेशंस माना गया। So this particular act ended the activities of East India Companies as commercial body। ठीक है, और ये पूरा प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करने लगे। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया आर हेल्ड बाय इट्स ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट में फॉर हिज मैजेस्टी, उनके जो सक्सेसर हैं वो ट्रस्ट में चलने लग गई। ठीक है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उनके हाथ में आ गया। This 1833 charter introduced a system of open competition। जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम है, जो आपकी यूपीएससी का सिस्टम है, वो इस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस पर्टिकुलर एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, एंड स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड, इंडियंस भी इस पर्टिकुलर कंपटीशन में जो है वो बैठ सकते हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह बना सकते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉय हो सकते हैं, उन्हें जगह मिल सकती है अंडर द कंपनी। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविज़न था वॉज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहले तो उन्होंने बहुत इक्वालिटी का रूल बनाया था कि ठीक है हम इंडियंस को भी अलाउ करेंगे कि वो बैठे इस कंपटीशन में दें, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको निगेट कर दिया, उन्होंने ये बात नहीं मानी। नेक्स्ट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार सेपरेट किए गए लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कि कौन से फंक्शन लेजिस्लेचर आई होप आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का मतलब पता है। लेजिस्लेचर यानी वो जो लॉज बनाते हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट जो है जो लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, कि कौन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग। ठीक है, जो भी लॉज बने उन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा।
So it provided for addition of 6 new members called legislative councillors to the council. ठीक है, 6 लोगों को और उनमें इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, सो बेसिकली इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, जिसे हम इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव विंग, ठीक है, वो एक तरह से एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी. ठीक है, दे वर अडॉप्टिंग दी सेम प्रोसीजर्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अडॉप्ट कर रही थी. और पहली बार, ठीक है, दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जिसके लिए स्पेशल मशीनरी, स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत है. वो ढंग से काम कर रहे थे, कैसे लॉज बनाने चाहिए, क्या क्या लॉज की ज़रूरत है, वो सब कुछ. और एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लेके आए. ठीक है, फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, और ये ऑप्शंस उन्हें मिला ओपन टू इंडियंस ऑल्सो कि वो भी इस कंपटीशन में बैठ सकते हैं. और ये कहाँ से आया, ये मैकुले कमिटी से आया. ठीक है, विच वॉज अपॉइंटेड इन 1854, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज भी बहुत प्रेस्टिजियस है, यूपीएससी जो सब लोग देना चाहते हैं. ठीक है, तो मैकुले कमिटी थी, उन्होंने ये सब निकाला था फॉर द फर्स्ट टाइम. जो था वो सिविल सर्विसेज की बात हुई थी, और जहाँ पे इंडियंस भी अलाउड थे कि वो बैठ सकें और अपना एग्ज़ाम उसमें दे सकें. दे वर ऑल्सो अलाउड टू गिव, जो पिछले एक्ट में मना कर दिया था एक बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ने कि नहीं, हम इसे इंडियंस के लिए ओपन नहीं करेंगे. This also extended the company rule and allowed it to retain the possession of Indian territories. ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्विस सिस्टम से और कंपनी रूल एक्सटेंड हुआ और उन्हें और स्ट्रेंथ मिली कि वो रिटेन कर सकें अपना पोजीशन इन इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, लेकिन इसमें कोई पीरियड या कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था. ठीक है, सो this basically indicated that the company's rule could not be terminated at any time the parliament like, कि भाई कैसे भी कंपनी का रूल नहीं जाएगा, कंपनी का रूल रहेगा. और पहली बार क्या ऐड हुआ, एक तो क्या क्या आया इसके अंदर, सिविल सर्वेंट वाली चीज़ आई. ठीक है, और पहली बार क्या आया, लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, कि 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के. ठीक है, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड. कौन अपॉइंट करेगा, बाय द लोकल प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. तो इनमें से भी उन्हें अपॉइंट किया जाएगा. तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी. आई होप अभी तक जो हमने कंपनी रूल पढ़ा आप लोगों को सबको क्लियर है. ठीक है, डेली वी मीट हियर फ्रॉम 4 to 4:30. कुछ दिनों तक आई विल बी टेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़, जहाँ हम हिस्ट्री से चालू हुए हैं. टुडे इज़ दी फर्स्ट क्लास. ठीक है, कि हिस्ट्री कहाँ से चालू हुई, कैसे सब लोग आए. ठीक है, कैसे पहले कंपनी रूल था. नेक्स्ट क्लास में हम क्राउन रूल पढ़ेंगे. ठीक है, फिर धीरे धीरे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स लिए गए हैं. फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी विल डिस्कस इट डेली ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ गिवन टू अस बाय सफलता क्लासेस. आई होप देर इज़ नो प्रॉब्लम इन टूडेज़ क्लास. किसी को कोई भी इशू हो, दे कैन डिस्कस विद मी, दे कैन राइट देयर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स, और उसके बाद हम यहाँ पे वो चीज़ ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.